गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुखी यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम कुछ और ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एडर से रिलेटेड हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक ट्रेंड फर्स्ट एडर्स की कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस प्रकार की स्किलिंग होनी चाहिए जिसके वजह से वो किसी संकटग्रस्त व्यक्ति का, किसी ऐसे सिक पर्सन का जान बचा सकता है। तो आज आइए बात करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स में। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपातकालीन देखभाल के कानूनी पहलू, है ना। एक महिला स्वास्थ्यकर्ता से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह वैसे ही देखभाल की गुणवत्ता प्रदान करे जैसे कि डॉक्टर द्वारा दी जाती है। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जो फर्स्ट एड होता है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द कंप्लीट क्योर। ये पूर्ण रूप से इलाज नहीं है, ये एक प्रकार का केवल वैकल्पिक इलाज होता है ना। अर्थात जब तक हम किसी ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, जब तक हम किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक फर्स्ट एडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। अर्थात हम लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जान जोखिम में न जा सके, पेशेंट को कुछ समय तक के लिए हम लोग आराम दे सकें। बस इतना ही काम एक फर्स्ट एडर्स का होता है। अगर आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत ज़्यादा स्किलिंग डेवलप है, तो आप उसको बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये मैंने बताया कि ये कंप्लीट इलाज नहीं है। कंप्लीट इलाज के लिए हमको किसी न किसी ट्रेंड हॉस्पिटल में पहुँचना पड़ेगा, किसी ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो वही इसमें कहा गया कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो वैसे ही देखभाल की गुणवत्ता प्रदान करे जैसे कि डॉक्टर द्वारा दी जाती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला से अपेक्षा की जाती है कि वह दुर्घटना के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाने के लिए फर्स्ट एड की सेवाएं प्रदान करे और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पास में ही चिकित्सीय देखभाल के लिए उपलब्ध उपयुक्त सुविधा पर रेफर करे। जैसे कि मैंने बताया ना कि पहला काम होता है कि जो महिला स्वास्थ्यकर्ता या फर्स्ट एडर होता है वो तुरंत किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का सेवाएं अर्थात उसको फर्स्ट एड की सेवाएं देना प्रदान करे, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी ध्यान देना होता है कि समय से उसको किसी चिकित्सीय अर्थात किसी हॉस्पिटल में देखभाल के लिए उपयुक्त सुविधा प्रदान करें। अर्थात कोई यातायात कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसको समय से रेफर करे, हॉस्पिटल तक पहुंचाए। ये उसका सबसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबसे फंडामेंटल जो कर्तव्य उसका होता है, जो मूलभूत कर्तव्य होता है किसी फर्स्ट एडर का, वो ये होता है कि फर्स्ट एड के सेवाएँ शुरुआत करते हुए क्या करें, फर्स्ट एडर के सेवाएँ वो प्रदान करें, लेकिन साथ ही साथ उनको तुरंत किसी न किसी यातायात की व्यवस्था करनी पड़ेगी, किसी न किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था करके समय से वो किसी चिकित्सीय देखभाल के लिए किसी ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ तक पहुंचाने की कोशिश करें। हॉस्पिटल तक उसे ले जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट एड इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द कंप्लीट क्योर, है ना। आगे देखिए कहा गया है और इसके साथ उपयुक्त सुविधा तक ले जाते समय रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति को संभाले रखने में सहयोग दे। तो फर्स्ट एडर का काम ये होता है कि सबसे पहले वो पेशेंट के दशा को देखते हुए, पेशेंट के अर्थात उसके कंडीशन को देखते हुए, अर्थात कितना वो सीरियस है, कितना सीरियस नहीं है, उसके अंग कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए उसको फर्स्ट एड शुरुआत कर देना चाहिए। और साथ ही साथ किसी इमरजेंसी कॉल से फ़ोन करना चाहिए, इमरजेंसी कॉल पर फ़ोन करके एम्बुलेंस को मंगवाना चाहिए और साथ ही साथ कोई प्राइवेट या किसी प्रकार का यातायात व्यवस्था करके उसको किसी ट्रेंड हॉस्पिटल तक, किसी ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ के पास पहुँचाना चाहिए, किसी ऐसे हॉस्पिटल के पास पहुँचाना चाहिए जो हर एक सुविधाओं से फुलफिल हो। और साथ ही साथ जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाता है, पेशेंट नहीं पहुँच पाता है, तब तक फर्स्ट एडर का ये काम होता है कि पूरे रास्ते भर उसका देखभाल बनाए रखे, देखभाल करता रहे, है ना, जिससे पेशेंट का जान जोखिम में न जाए। आइए हम बात करते हैं दुर्घटनाग्रस्त और घोर विपत्ति के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अर्थात ये अब हम देखेंगे दुर्घटनाग्रस्त के समय अगर घोर विपत्ति है तो उस दौरान किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं। आइए बात करते हैं त्रिसूत्री, जिसको हम ट्राइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको रिमार्क कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी स्किलिंग के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं त्रिसूत्री या ट्राइज है क्या। घोर विपत्ति के दौरान और अन्य परिस्थितियों के दौरान हुए त्रिसूत्री में फ़र्क होता है क्योंकि घोर विपत्ति में घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर मरीजों को इलाज और उपलब्ध यातायात के लिए छांटा जाना या चुना जाना उपयुक्त होता है। देखो, जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा गंभीर दुर्घटना हो जाता है और वहाँ हताहत का सीन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग हताहत हैं, तो वहाँ आपके दिमाग में अर्थात आपको वहाँ क्विक निर्णय लेना होगा कि हम क्या करें। ऐसे
तो वहाँ अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ही संकुचित साधन है, आपके पास साधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के कंडीशंस को देखेंगे। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होगा सबसे पहले आप उसको भिजवाएंगे, है ना। इसके बाद जो कम होगा, इसके बाद जो सबसे कम गंभीर स्थिति में रहेगा उसको लास्ट में भिजवाते हैं। तो पेशेंट के कंडीशंस को देखते हुए सबसे पहले हम वहाँ क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको है भेजना। तो इसी को हम ट्राइएज कहते हैं या त्रिसूत्री विभाजन के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिसूत्री में हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से पेशेंट को हम भेजते हैं यातायात का सुविधा करके, एम्बुलेंस के माध्यम से कैसे हम भेजते हैं, कौन सी वहाँ स्किलिंग हमारी काम करती है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है तत्कालिक श्रेणी, अर्थात इमरजेंसी में तुरंत फ़ौरन आप किसको भेजेंगे। तो देखिए तत्कालिक श्रेणी में कौन आते हैं, ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तत्कालिक इलाज की ज़रूरत होती है जिनके बचने के उचित अवसर तभी होते हैं जब उनका तत्कालिक इलाज किया जाए। देखिए तत्कालिक श्रेणी में ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को रखा जाता है जिनका तत्कालिक इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। तुरंत उनको इमरजेंसी में उनको इलाज चाहिए, क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए तत्कालिक इलाज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत सीरियस होता है। इन व्यक्तियों का इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाना चाहिए और रेफर के दौरान पूरे रास्ते भी जारी रखना चाहिए। अर्थात देखिए ऐसे व्यक्तियों को तुरंत रेफर करना चाहिए और पूरे रास्ते भर उनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस श्रेणी में वह मरीज शामिल होते हैं जो संपूर्ण रूप से सांस नहीं ले पाते, अर्थात जिनका पल्स नहीं चल रहा है, जिनका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, जो पूर्ण रूप से क्या है, बिल्कुल बेहोशी हालात में हैं, ऐसे लोगों को तत्कालिक श्रेणी में रखा जाता है। उनको तत्कालिक इमरजेंसी सुविधाएँ देनी चाहिए, अर्थात उनको तुरंत हॉस्पिटलिटी प्रदान करनी चाहिए, है ना। तो यही इस श्रेणी में वह मरीज शामिल होते हैं जो संपूर्ण रूप से सांस नहीं ले पाते हैं, जिन्हें दिल की बीमारी हो, खून बह रहा हो अर्थात हेमरेज, बहुत ज़्यादा शरीर से अगर खून निकल गया है बच्चों, तो उनके लिए तुरंत तत्कालिक श्रेणी में अर्थात तत्कालिक इमरजेंसी इलाज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लड, पेशेंट के खून की कमी की वजह से उसका जान जा सकता है, अर्थात वो मर सकता है। पेट में खतरनाक चोट लग गई हो, अगर पेट में बहुत तेज़ी से गंभीर चोट लग गई हो, या फिर आदमी जलने से तीसरी डिग्री के घाव हो गए, अर्थात वो डीप बर्निंग में चला गया है, जिसका डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों अर्थात कुल मिला के वो 80% से ऊपर अगर बर्निंग हो गई है, ज़्यादा जल गया है, गंभीर रूप से जल गया है, तो ऐसे पेशेंट को तत्कालिक श्रेणी में रखा जाता है। किसको रखा जाता है, आप ध्यान दीजिए, जिसके पल्स खत्म हो गए, जिसके पल्सेस न चल रहे हैं, जिनके हार्ट बीट नहीं आ रहे हैं, जिनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, जिनके पेट में खतरनाक गंभीर चोट लग गया है, या जिनके शरीर से बहुत अधिक रक्तस्राव हो गया है, ज़्यादा हेमरेज हो गया है बच्चों, ऐसे लोगों को तत्कालिक श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे पेशेंट का तुरंत इमरजेंसी इलाज होना जरूरी है। ऐसे पेशेंट को रोकना नहीं चाहिए, फर्स्ट एड के लिए बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रोकना चाहिए। इनको तुरंत किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था करके, किसी प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था करके, चाहे जैसे उनको हॉस्पिटलिटी प्रदान करना चाहिए, हॉस्पिटल तक पहुँचाना चाहिए। और ज़रूरी है कि जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुँच पाए पेशेंट, तब तक आपको उसके साथ देखभाल अर्थात रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रास्ते में पेशेंट का जान जोखिम में जा सकता है। तो तत्कालिक श्रेणी में ऐसे पेशेंट आते हैं। आइए अब देखते हैं गंभीर श्रेणी में कौन आते हैं। जिन मरीजों का इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है वह फर्स्ट एड इलाज मिलने के बाद यातायात के उपलब्ध होने का इंतजार कर सकते हैं। अर्थात जिनको गंभीर श्रेणी में रखा जाता है वो अगर मान लीजिए जब तक यातायात नहीं मिलता है तब तक उनके लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी पीरियड वाले लोगों को तुरंत भेजना चाहिए, है ना। इस श्रेणी में ऐसे मरीज शामिल होते हैं जो बंद फ्रैक्चर अर्थात क्लोज फ्रैक्चर की वजह से हिल डुल नहीं सकते हैं। देखिए जिनके अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है अर्थात जिनके शरीर से हड्डियां बोन्स जो हैं मांसपेशियों को चीर कर बाहर आ जाती हैं, उनको हम इमरजेंसी केस में ही रखते हैं, उनको तत्कालिक इलाज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिनका क्लोज फ्रैक्चर होता है अर्थात अंदर से हड्डी टूट गई है और उनकी हड्डियाँ बाहर नहीं आई हैं, उनके लिए अर्थात वो हिल डुल नहीं सकते हैं, ऐसे पेशेंट को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात इनको कुछ समय तक वेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी यातायात नहीं मिल पाता है तो कुछ समय तक हम इनके लिए वेट कर सकते हैं, है ना। तो वही कहा गया है ऐसे इस श्रेणी में ऐसे मरीज शामिल होते हैं जो बंद फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर की वजह से हिल डुल नहीं सकते हैं, जिनके मुलायम ऊतकों में चोट लगी हो अर्थात जिनमें स्ट्रेन या स्प्रेन हो गया है, किसी ब्लंट औजार से चोट लग गया है, जैसे ईंट का गिर जाना या किसी डोर का गिर जाना, इसकी वजह से जो फ्रैक्चर होते हैं या जो हमारे मांसपेशियों में टीयर एंड वियर होती हैं जिनको हम स्ट्रेन और स्प्रेन कहते हैं, इन सब दशाओं में वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस नहीं होता है। ऐसे पेशेंट के लिए इंतजार किया जा सकता है, अर्थात उनको जब तक यातायात व्यवस्था नहीं मिल पाती है हम वेट करके गाड़ी एम्बुलेंस का इंतजार कर सकते हैं और फिर बाद में हम भेज सकते हैं। पर खून न बह रहा हो या शरीर का 40% से कम भाग जल गया हो,
देखो कहने का मतलब ये है कि अगर उनके शरीर में चोट लगी है और ज़्यादा खून नहीं निकला है तभी हम रोक सकते हैं। अगर ज़्यादा खून निकल रहा है तो उनको हम इमरजेंसी में ले जाएंगे, तत्कालिक इलाज में ले जाते हैं, है ना। और एक चीज़ और भी कहा है कि जिसके शरीर का 40% भाग जला हो, अर्थात मैंने बताया कि जब उसका 80% के ऊपर भाग जल गया, जिसको हम डीप बर्निंग कहते हैं, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों जल जाती हैं, वो पेशेंट को रोकना जरूरी नहीं क्योंकि वो मर सकता है। इतना अंदर जलन होता है कि वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जिसका 40% बर्निंग है या 40% से कम बर्निंग है उसको हम गंभीर श्रेणी में रखते हैं। अर्थात उसके लिए अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था, अगर यातायात की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कुछ समय तक हम वेट कर सकते हैं, तब तक हम फर्स्ट एड से काम चला सकते हैं, है ना। फर्स्ट एड से हम उसको रोके रह सकते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं न्यूनतम श्रेणी में किसको रखा जाता है। इस श्रेणी के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति चल फिर सकते हैं, अर्थात इसमें थोड़ा बहुत मामूली चोट लगा होता है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं चल फिर सकते हैं, उनके ऊतकों में थोड़ी चोट लगी होती है, अर्थात थोड़ा बहुत कहीं न कहीं ऊतक में चोट लगा होता है, टियर एंड वियर रहता है। वह दुर्घटना के कारण चौंधिया जाते हैं, अर्थात कहीं न कहीं उनको जब चोट लग जाती है तो उनको क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, स्तब्ध हो जाते हैं। इनका इलाज विशेषज्ञों से कराया जा सकता है, अर्थात यहाँ फर्स्ट एडर अपना इलाज शुरू कर सकता है। यहाँ बहुत गंभीर स्थिति नहीं है, अर्थात इनको हॉस्पिटल तक जाने में समय अगर बहुत ज़्यादा समय है तो वो आराम से जा सकते हैं, नहीं तो ये स्थिति गंभीर जो फर्स्ट एडर है वो भी डील कर सकता है। और अगर ज़रूरत हो तो उनकी निगरानी के लिए रोक कर रखा जा सकता है ना। मैंने जैसा कहा कि अगर ज़रूरत हो तो उनको रोक कर फर्स्ट एडर ही इलाज कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है तब वो हॉस्पिटल तक जाएँ, अदरवाइज़ इनके लिए फर्स्ट एडर ही सफिशिएंट होता है। तो हम 3 ग्रेडिंग में रखे हैं। सबसे पहला क्या है, तत्कालिक श्रेणी, दूसरा गंभीर श्रेणी और तीसरा न्यूनतम श्रेणी। और इसी को हम ट्राइएज कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्राइएज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइएज कहते हैं। तो ट्राइएज में हम लोग क्या देखते हैं, तत्कालिक श्रेणी देखते हैं, गंभीर श्रेणी देखते हैं, और तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा हम लोग जो देखते हैं वो है न्यूनतम श्रेणी। तो तीनों श्रेणी को हम लोग कैटेगराइज कर लिया, जान लिया है कि कैसे हम इलाज करेंगे और किसके लिए बहुत जल्दी तत्कालिक इलाज की ज़रूरत होती है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं हम एक और श्रेणी है जिसको हम विलंबित या अपेक्षित श्रेणी के रूप में जानते हैं। कौन है, विलंबित या अपेक्षित श्रेणी। ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को यातायात द्वारा पहुंचाना जिनको इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि उनके बचने की आशा बहुत कम है ना। देखिए, विलंबित या अपेक्षित श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनको इतना ज़्यादा गंभीर चोट लग गया है बच्चों कि उनका जान बचाना बहुत ही कम है, बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है, अर्थात बहुत कम आशा है कि वो बच पाएंगे। ऐसा घोर विपत्ति के समय ही होता है, अर्थात ये ऐसा कंडीशन घोर विपत्ति के समय हो, बहुत ज़्यादा जब हताहत हुआ होता है तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं और वास्तविक जीवन में बहुत कम होता है। अर्थात इस प्रकार के केसेस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जिनमें इतना होता है कि पेशेंट हो सकता है कि ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट साइट पर ही मर सकता है। तो ऐसे कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, है ना। और वो बहुत ही दिक्कत होता है, पता नहीं हॉस्पिटल तक पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, रास्ते में ही वो ख़त्म हो सकता है। तो वो बहुत इमरजेंसी केस होता है जिसको हम विलंबित या अपेक्षित श्रेणी में रखते हैं। जब तात्कालिक मदद की ज़रूरत वाले और गंभीर तरह से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध स्वास्थ्य व यातायात संबंधित कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, ये विलंबित या अपेक्षित श्रेणी में तब आते हैं जब मान लीजिए फर्स्ट एडर कम है, इलाज करने वाले कम हैं और गंभीर समस्या, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आग लग गई, है ना, या कहीं बस में एकाएक बहुत ज़्यादा चोट लग गया, बहुत लोग मर चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। तो ऐसे श्रेणी में जब चिकित्सीय इलाज के लिए डॉक्टरों की संख्या कम हो जाए और पेशेंट ज़्यादा हो जाए तो उसको हम विलंबित या अपेक्षित श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का वर्गीकरण फिर बदल जाता है जब आपातकालीन परिस्थितियों में बदलाव आता है ना। फिर उन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके बचने के अवसर सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए, यहाँ इसमें मैंने बताया कि अगर लोगों में चोट बहुत तेज़ी से लगा है और कुछ तो ऐसे हैं कि जो 2 मिनट 4 मिनट में मर सकते हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं कि जो बचने की स्थिति में है सबसे पहले हम उसको रेफ़र करेंगे, है ना। कभी कभी विलंबित और अपेक्षित श्रेणी जो होते हैं बच्चों, वो इतने ज़्यादा गंभीर होते हैं कि डॉक्टर भी समझ जाता है कि ये बच नहीं पाएगा क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे पेशेंट से ज़्यादा ज़रूरी वो होता है कि जो बचने की स्थिति में होते हैं उनको हम पहले प्राथमिकता देते हैं और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए इस श्रेणी में वह व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी सांस की नली या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती हो। अर्थात विलंबित या अपेक्षित श्रेणी में वो आते हैं जिनका सांस का नली जो है वो जाम हो गया है, अर्थात ट्रैकिया फंस चुका है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुका है, उनको हम विलंबित या अपेक्षित श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया है कि ये चारों श्रेणी के कौन कौन से श्रेणी है। गंभीर श्रेणी जिसको कहते हैं, तत्कालिक श्रेणी जिसको दूसरा गंभीर श्रेणी, न्यूनतम श्रेणी या फिर विलंबित या अपेक्षित श्रेणी, चारों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। और ये हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट एडर के रूप में किस जगह कैसा आपको निर्णय लेना है, किस प्रकार से आपकी डिसीजन क्षमता होनी चाहिए, इसके आधार पर ही आप इलाज करेंगे।
आइए अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिसको महिला स्वास्थ्यकर्ता कुशल पूर्वक फर्स्ट एड देने हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें। देखिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है एक फर्स्ट एडर के रूप में, अर्थात एक जो फर्स्ट एडर ट्रेंड फर्स्ट एडर है उसको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहला ज्ञानी, अर्थात जो फर्स्ट एडर है, चाहे महिला स्वास्थ्य कर्त्री हो या तो फिर कोई पुरुष स्वास्थ्यकर्ता हो, तो फर्स्ट एडर का ये मूल्यांकन होना चाहिए। फर्स्ट एडर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इंटेलिजेंट होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं, कार्यकर्ता को मूल फर्स्ट एड के कौशल व तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अर्थात जो एक फर्स्ट एडर है उसको फर्स्ट एड के विषय में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अर्थात उसको स्किल्ड होनी चाहिए, उसको टेक्निक पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम फर्स्ट एड देंगे। जैसे घाव की मरहम पट्टी करना, सांप के कांटे पर पट्टी बांधना, स्लिंग बनाना या मुंह से मुंह की सांस प्रक्रिया देना इत्यादि। अर्थात एक फर्स्ट एडर के अंदर बहुत अच्छी से स्किलिंग डेवलप होनी चाहिए, बहुत अच्छे से टेक्निक की जानकारी होना चाहिए। जैसे घाव पर मलहम पट्टी हम कैसे करेंगे, सांप काटने पर किस प्रकार से हम पट्टी बांधते हैं, या फिर हम स्लिंग कैसे बनाते हैं, और मुंह से मुंह सांस जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, इन सब की प्रक्रिया का हमको बहुत अच्छे से विधिवत ट्रेनिंग होनी चाहिए। अर्थात हमारा प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। जब हमारा हाथ साफ रहेगा, हम बहुत अच्छे से उस पर ट्रेंड रहते हैं, हमारी स्किलिंग डेवलप रहती है, तब हम ये कर पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट एडर कैसा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, उसके अंदर इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। अगला देखिए, हिम्मती होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। फर्स्ट एडर को कैसा होना चाहिए, साहसी। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना देखकर उसकी खुद ही हार्ट बीट रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अदम अर्थात साहस का परिचय देना पड़ता है, उसको धैर्य रखना होता है ना, उसको घबराना नहीं चाहिए। अगर वो घबरा गया तो काम नहीं कर पाएगा, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि हिम्मती होना चाहिए, वहाँ उसको घबराना नहीं चाहिए। ठीक, हिम्मती और आशावादी होने से फर्स्ट एड कार्यकर्ता मुश्किल व अनचाही परिस्थितियों का सामना कर सकती है। देखिए अगर कोई हिम्मती है और आशावादी है, अर्थात वो पॉजिटिव थिंकिंग का है। देखिए मैंने बताया कि जो एटीट्यूड होता है, वो जो हमारा स्वाभिमान होता है, अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई फर्स्ट एडर के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर अपना स्वाभिमान बना हुआ है, उसके अंदर खुद ही इतना साहस है, इतना धैर्य है कि वो ये काम कर लेता है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग का होता है, आशावादी होता है कि ये काम हम कर लेंगे, है ना। तो हिम्मती और आशावादी होने पर क्या होता है, फर्स्ट एडर कार्यकर्ता मुश्किल व अनचाही परिस्थितियों का सामना भी कर सकता है। अर्थात मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना वो कर सकता है जब उसके अंदर निगेटिविटी न हो, जब उसके अंदर पॉजिटिविटी भरी हो, जब उसके अंदर पॉजिटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जब उसके पास धैर्य होता है, हिम्मत होता है, साहस होता है, ताकत होता है, तब वो किसी भी मुश्किल घड़ी में भी अनचाही परिस्थितियों का सामना कर सकता है। कुशल होना, अर्थात स्किल्ड होना, क्या होना, स्किल्ड होना, उसके अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए। फर्स्ट एड की तकनीकी और प्रक्रियाओं में कुशल होना चाहिए। तो फर्स्ट एड की क्या टेक्निक्स हैं, क्या तकनीकी है, और उसके कौन कौन से प्रोसेस हैं, पूरे स्टेप्स की पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। पूरा फुल स्किल्ड उसके अंदर होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता कर सकने में सक्षम होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी दूसरे की भी सहायता आप कर सकें। तो आपके अंदर इतनी स्किलिंग तो ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी विषम परिस्थितियों में अपने कुशल तकनीकी के द्वारा, अपने कुशल स्किलिंग के द्वारा, अपने कुशल कौशल के द्वारा किसी दूसरे का जान बचाने में सहायता प्रदान कर सकें। निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों। क्विक डिसीजन आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई हताहत परिस्थिति है, बहुत सारे लोग वहाँ कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो आपको क्विक निर्णय क्या लेना चाहिए, आप कैसे करेंगे, इमरजेंसी कॉल कैसे करेंगे, यातायात व्यवस्था कैसे करेंगे, किस प्रकार से आप ट्रायज को, अर्थात पेशेंट के केस को देखकर उनको कैसे वर्गीकृत करेंगे, और किनको पहले ज़रूरत पड़ेगा भेजने के लिए, किस प्रकार से आप हॉस्पिटलिटी प्रदान करेंगे, ये आपके निर्णय क्षमता पर डिपेंड करता है। आपका तुरंत डिसीजन शक्ति कैसी है, आपकी डिसीजन कैसी है, कैसे आप निर्णय लेंगे उस समय। अर्थात मैंने कहा कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आप अगर उस दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किस पेशेंट को पहले भेजना है, हाँ, कौन इमरजेंसी केस है, कौन तत्कालिक केस है, कौन गंभीर अवस्था में है, अर्थात जब तक आप इसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तब तक आप योग्य फर्स्ट एडर नहीं हैं। तो आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आइए बात करते हैं निर्णय लेना। फर्स्ट एड कार्यकर्ता में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और देखभाल को प्राथमिकता के अनुसार करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात आपके अंदर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर
इसकी इतनी स्किलिंग ज़रूर होनी चाहिए कि आप तुरंत डिसीजन क्या लेंगे। आपका बुद्धि लब्धि बहुत तेज़ होना चाहिए, आपका IQ लेवल बहुत तेज़ होना चाहिए। वहाँ आपका IQ काम करेगा, वहाँ आपका कॉपी किताब काम नहीं करेगा, वहाँ आपका तुरंत निर्णय आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है, आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर क्या कर पाएंगे। तो वहाँ फर्स्ट एड अर्थात कुल मिला के निर्णय लेना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड कार्यकर्ता में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और देखभाल को प्राथमिकता के अनुसार करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात प्राथमिकता आप उसको देंगे जो ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। तो अपनी प्राथमिकता के आधार पर आप वहाँ इलाज देना शुरू करेंगे और उसको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। उदाहरण के लिए किसको पहले देखें, जैसे कि मैंने बताया, उदाहरण के लिए किसको पहले देखें आपातकालीन दुर्घटना की स्थिति में। जैसे आपातकालीन दुर्घटना आ गया तो आपको वहाँ ये देखना कि सबसे पहले हम किस आदमी को देखें, किसको भिजवाएं और किस पर अपना हाथ लगाएं। तो आपातकालीन दुर्घटना की स्थिति में जहाँ बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जहाँ हताहत की स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ बहुत लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, वहाँ आपका निर्णय क्षमता बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप किसको सबसे पहले देखेंगे, आप किसको सबसे पहले हॉस्पिटलिटी प्रदान करेंगे, आप किसको सबसे पहले किसी ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और किन चोटों को तुरंत देखभाल करें और किस प्रकार के चोटों का देखभाल आपको तुरंत करना चाहिए। ये आपके कौशल पर डिपेंड करता है, ये आपके बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है, यह आपके निर्णय क्षमता पर डिपेंड करता है। धैर्य और केंद्रित, आपको धैर्य बनाए रखना है। जैसे बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप वहाँ धैर्य का साहस देंगे। वहाँ आप सेंट्रलाइज्ड होंगे, केंद्रित होंगे, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे, किसी प्रकार से उलझेंगे नहीं और न तो किन्हीं के बातों में आप आएंगे। केवल और केवल आप अपने को कंसंट्रेट करके अपने धैर्य और साहस को रखते हुए आप इलाज देंगे और साथ ही साथ हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। फर्स्ट एड कार्यकर्ता का काम हमेशा आसान नहीं होता। मैंने बताया नहीं फर्स्ट एड क्या है, क्योंकि तुरंत इमरजेंसी केस में जहां दुर्घटना हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट साइट के रूप में आप ही वहां उपस्थित हुए हैं, तो आपका वहां निर्णय लेना या आपका काम बहुत आसान नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचने में तो वहां बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन एक फर्स्ट एडर के रूप में, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े हताहत कंडीशन को आप देख रहे हैं, तो आपके लिए ये काम करना बड़ा आसान नहीं है। ये बहुत ही जोखिम भरी काम है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। अगर आप करते हैं तो वास्तव में आप ईश्वर के फरिश्ता कहे जाते हैं। फर्स्ट एड कार्यकर्ता का काम हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी मरीज की परिस्थिति को स्थिर रखने के लिए और या उससे सही देखभाल की सुविधा तक पहुंचाने में, किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो वहाँ देखिए, मैंने बताया ना कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पेशेंट को, मान लीजिए कहीं का ऐसा एरिया है जहाँ रास्ता सही नहीं है, जहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जहाँ गाड़ी की व्यवस्था ठीक नहीं है, या लोग बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, वहाँ ये निर्णय लेना पड़ता है। तो वही कहा गया है कि फर्स्ट एड कार्यकर्ता का काम हमेशा क्या होता है, बहुत ही आसान नहीं होता, जोखिम भरी होती है। अर्थात जहाँ कहीं परिस्थिति इस प्रकार से हो जाए कि वहाँ देखभाल की सुविधा बड़ी दिक्कत, अर्थात किसी भी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो क्या करेंगे, ध्यान न बंटने दें। तो वहाँ आप अपने ध्यान को बंटने न दें। इकट्ठी हुई भीड़ में खड़े लोगों द्वारा, अर्थात देखिए जहाँ मैंने बताया ना कि जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ अपने ध्यान को न बांटिए। आप अपने ध्यान को क्या करिए, कंसंट्रेट करिए, आप अपने ध्यान को केंद्रित बनाए रखिए और अपने सिद्धांतों पर काम करिए और अपना ध्यान केवल फर्स्ट एड देने के सिद्धांतों पर केंद्रित करें। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना ध्यान केवल और केवल फर्स्ट एडर के रूप में रखेंगे, फर्स्ट एड देने में ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। किसी भी लोगों से आप फालतू अनाप शनाप बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग इकट्ठा जो होते हैं वो केवल इसी चीज़ के लिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होती है। तो वहाँ आपको ये ध्यान नहीं देना है। आप केवल और केवल अपने बुद्धि के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा आप फर्स्ट एड का काम करेंगे और उस पेशेंट का जान बचाने की कोशिश करेंगे, उसको हॉस्पिटलिटी प्रदान करेंगे। सामाजिक सहभागिता की अगर हम बात करें तो स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक और औपचारिक संबंध दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए मदद देने में उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, कुछ सामाजिक सहभागिता, अर्थात आप फर्स्ट एडर के रूप में आप काम कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो किसी सामाजिक समुदाय से आप उससे सहायता ले सकते हैं, चाहे वो औपचारिक रूप से चाहे अनौपचारिक रूप से, किसी न किसी का सहायता आप ले सकते हैं। इसी को हम सहभागिता कहते हैं। अर्थात आप फर्स्ट एडर के रूप में उस पेशेंट के लिए आप काम करिए और साथ ही साथ जब आपको ज़रूरत पड़े कि किसी आदमी का हम मदद लें, तो वहाँ आप सामाजिक पहलू के रूप में सामाजिक सहभागिता ले सकते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किसी आदमी से। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट एड का काम कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे रहे हैं, आप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे रहे हैं ना,
CPR कर रहे हैं और उस समय आपको ज़रूरत है कि वहाँ किसी इमरजेंसी कॉल को करने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत है, तो किसी आदमी को आप फ़ोन डायल करने के लिए उसको नंबर बता दीजिए, वो फ़ोन डायल करता रहेगा, है ना। और ज़रूरत है अगर आपके साथ असिस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके साथ असिस्ट होकर भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक बात किया। उम्मीद है कि आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है और ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। लेकिन बच्चों आप हमारे वीडियो सेगमेंट्स के साथ बने रहेंगे तो हम पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड, पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम बताएंगे किस प्रकार से फर्स्ट एड की जाती है। अभी आप थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।